सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यही चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी सिलेक्टर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लो, तुरंत मिल जाएगा। खाली सर्च करना है वेलोसिटी सिलेक्टर बाय पुनीत तिवारी और काम हो जाएगा। और अगर सारी चीजें क्लियर हैं और आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, जो पीछे की चीजें कवर कर चुके हैं उनके लिए बोल दूं कि भाई आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टाइटल तो देख ही लिया था सर, क्या वापस बताते हो एक ही चीज। तो देखो बच्चों कि ये जो टॉपिक है, मैं ऐसा कहूं कि आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में 10th में आइडिया लिया हुआ था। 10th में हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था। उस इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने के पहले हमने यही चीज डिस्कस की थी कि एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉर्मल नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, ऐसा कंडक्टर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसके वजह से उसका मूवमेंट होगा, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सब पढ़ा था अपन ने। तो उसी मोशन का प्रिंसिपल यूज करके मोटर बनाया गया है, राइट। आज बारी है इस चीज को डिटेल में समझने की। क्या होता है कि वो फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बात है, आप नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, करेंगे ना यार, डिस्कस करते करते बातें तो होती रहेंगी। तो चलो अब शुरू करते हैं मुद्दे को आज। तो भैया बात यह है कि ये जो फोर्स बनता है वो क्यों बनता है। सबसे पहली बात तो रीजन जो है, मेन रीजन, ठीक है, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। रीजन वही है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जिसे अपन लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। Magnetic force experienced by moving charges inside the conductor, moving charges inside the conductor results in force on conductor। एक्चुअली में जो फोर्स लगता है वो तो मूविंग चार्जेस के ऊपर लगता है कंडक्टर के अंदर, और यही ओवरऑल फोर्स आपके कंडक्टर का भी फोर्स कहलाता है। कैसे, नहीं समझ में आया सर? देखो सिंपल सा है, एक डिब्बा ले लो, ठीक है, इधर थोड़ा साइड से बनाते हैं अपन। एक डब्बा ले लो, कुछ भी कागज वागज का डब्बा ले लो, ठीक है, शू बॉक्स वगैरह आता है, उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट रख दो, इसको नाम दे दो M1, ये मैग्नेट है आपका। इसके बगल में आप एक दूसरा मैग्नेट ले आओ M2, ठीक है। ये मैग्नेट दोनों का अनलाइक पोल सामने सामने लाना है, ठीक है। फिर अरे यार लाइक पोल लाओ, अनलाइक पोल लाओ, जो भी हो, ठीक है। अट्रैक्शन करवाना है तो अनलाइक लाएंगे, रिपल्शन करवाना तो लाइक लाएंगे। अच्छा, आप जब ये मैग्नेट दोनों आसपास ले आओगे, ठीक है, ये तो ऐसे रखो, इसको यहाँ इसके पास ले आओ, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का लगेगा, है ना। बताया ना, लाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा और अनलाइक पोल्स होंगे तो रिपल्शन होगा। तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इस वाले मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ये मैग्नेट इसके डिब्बे में से बाहर जाएगा और फिर यहां आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ये अपने साथ डिब्बे को लेके जाएगा, धबाक से जाके दोनों चिपक जाएंगे। यही होगा ना। इसने तो इसको खींचा था, पर क्योंकि ये इसके साथ था, ये साथ में उसको भी लेके जाएगा। यही होता है नॉर्मली, है ना। अब कुछ अद्भुत देखा हो आपने तो पता नहीं, नॉर्मल केस में यही होता है। तो सेम फंडा यार ऐसा वायर का भी है आपका। ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में चार्जेस मोशन में होंगे, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पता है ना, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस मोशन में ही होंगे ना। स्टेशनरी होंगे चार्जेस तो करंट फ्लो करता है क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है ना। नॉर्मल आपने कोई इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सारे चार्जेस रेस्ट पर है। हाँ, रैंडम मोशन कर रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वो ओवरऑल कैंसिल होकर जीरो ही मिलती है, आपको पता है। अगर नॉर्मल स्टेट में जब तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया है तो नेट करंट जीरो होता है, और उस केस में हम यही मानते हैं कि ओवरऑल मोशन जीरो है, ठीक है। तो आपके चार्जेस मोशन कर ही नहीं रहे हैं, तो जब आपके चार्जेस मोशन नहीं कर रहे हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, ठीक है। चार्जेस जब मोशन करते हैं जब करंट होता है, ठीक है, करंट हो रहा है, चार्जेस मोशन कर रहे हैं, और चार्जेस मोशन कर रहे हैं मतलब मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में है। यहां आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई ना, ठीक है, तो यहां पर मतलब बगल में यार कोई मैग्नेट लाया, समझ लो ना, बड़ा सा मैग्नेट लाया, यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाई आपने, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
तो ये सारे चार्जेस इस मैग्नेट की तरह M1 की तरह है, ठीक है। और ये बड़ा वाला मैग्नेट आपका M2 की तरह है, जो यहां पर फील्ड है ना वो आपका M2 है समझ लो, ठीक है। तो वो फील्ड इन चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये सारे चार्जेस ऐसे तो जाएंगे नहीं, जब सारे चार्जेस इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो साथ साथ कंडक्टर भी उसी तरफ जाएगा, ठीक है, जिस तरफ ये फोर्स लगा रहा होगा। इतनी बात क्लियर में आ गई? ओके, तो यही है कुछ फंडा हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको मेनली बता दिया कि जो भाई फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फोर्स का है, अब सॉरी जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फोर्स का है, तो भाई हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स का यूज करेंगे, है ना। कभी भी कोई भी डेरिवेशन करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, उस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, फिर उस फॉर्मूले के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पहले इंडिकेट करूँगा, है ना। लिखते हैं लेट दिस, सपोज दिस, ये सब हम लिखते हैं ना। हाँ, प्रैक्टिस अभी नहीं, पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। जब आपको एग्जाम के पहले तो प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। एग्जाम देना होगा उसके पहले प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कि पहले से ही पता होना चाहिए ये चीज लिखनी है। वहां इतना सोचने का टाइम नहीं रहता अपने पास, लेकिन अपन पहली बार सीख रहे हैं ना, तो अपन रटेंगे नहीं। अपन पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं कि क्या करना है, उसकी क्या जरूरत है, वो क्लियर करने के बाद हो गया, उसके बाद थियरी रटने का जो आएगा डेरिवेशन वगैरह वो कर लेना, ठीक है, उस टाइम सोचेंगे। तो मैं तो फिलहाल आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि देखो भैया एक ठे वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक में समझाया है पॉजिटिव चार्ज लेके समझाया, तो मैं भी आपको पहले उसके हिसाब से समझा दूं, बाद में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको कि नेगेटिव चार्ज होगा तो किस हिसाब से चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक मेरा मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है। मान लो इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A, क्या है A, इसकी वैल्यू है A। अच्छा, क्यों ले रहे हो सर ये A? बताता हूं। चलो करंट है वो तो लेना पड़ेगा अपन को, इतना समझ में आएगा। मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पक्का। अच्छा, आपको मैंने बोला कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है आपको। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Q V बार क्रॉस B बार, यही है ना मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। एक चार्ज Q है, अगर उसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और रखा जाए मतलब V वेलोसिटी से मूव करवाया जाए, रखा जाए नहीं, V वेलोसिटी से मूव करवाया जाए B मैग्नेटिक फील्ड में Q वैल्यू के चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स इस तरह से मिलता है। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला यूज करना है अपन को। ओके, बिल्कुल। तो अपन को वेलोसिटी चाहिए, अपन को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अपन को चार्ज चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक चार्ज की बात हुई, एक चार्ज की बात हुई ना। मुझे इस पूरे वायर का फोर्स निकालना है, पूरे वायर पर कितना फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि इस वायर में जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, इन सारे चार्जेस का फोर्स निकालना पड़ेगा। एक चार्ज के फोर्स से थोड़ी ना पूरा वायर चला जाएगा। आपने सारे चार्ज को छोड़ दिया, एक चार्ज को खींच रहे हो तो वो थोड़ी पूरे वायर को लेके जा पाएगा, नहीं। सारे चार्जेस जो मोशन कर रहे हैं उन सब पर फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स आपके इस वायर का फोर्स है। क्लियर है? तो आपको सारे चार्जेस का फोर्स चाहिए, है ना। तो सारे चार्जेस का फोर्स चाहिए, यानी कि आप पर यहां पर एक चार्ज थोड़ी ना आएगा, यहां पर पूरा टोटल चार्ज आएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये Q आपका क्या हो जाएगा एक्चुअली में? टोटल चार्ज, टोटल मूविंग चार्जेस, है ना, इनसाइड कंडक्टर, यही होगा। फिर आपको B चाहिए रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर V है क्या आपका? वेलोसिटी। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी होगी भाई? करंट फ्लो करता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जब करंट फ्लो करता है वायर में, तो उस टाइम जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना। तो यहां V की जगह पर क्या यूज होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्लियर है? Q आपका टोटल चार्ज, B आपका मैग्नेटिक फील्ड जो लगने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया नहीं मैंने, बना दूं क्या? चलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो अपन मान लेते हैं एंटरिंग द प्लेन वाला है, ठीक है। हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग द प्लेन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज B। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको? धीरे धीरे निकलता जा रहा है, आइडिया आता जा रहा है ना। B वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है एंटरिंग द प्लेन। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, टोटल चार्ज चाहिए था ना। टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा वायर में कितना है? कैसे पता चलेगा? अरे किया है अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब अपन ने निकाला था ना, फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, सब कुछ तो किया हुआ है अपन ने। तो इस पूरे वायर में कितना चार्ज है, उसके लिए हमको चाहिए क्या? पहले तो अपन एक लेते हैं स्मॉल n। क्या होता है स्मॉल n?
नंबर डेंसिटी है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है ना, उस नंबर डेंसिटी में अपन क्या, अच्छा ये नंबर डेंसिटी होता है क्या, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो ये क्या मिलता है आपको, कैपिटल एन मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, कितने चार्ज कैरियर्स वहां पर हैं वो है कैपिटल एन। और वो आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए अपन नॉर्मली यूज करते हैं नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। नंबर डेंसिटी क्या होता है, चार्ज सॉरी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम काटेंगे तभी तो एन मिलेगा, इसलिए तो ऐसा बनाया हुआ है ना। तो एन ए एल ये सब चाहिए आपको। आपने वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया हुआ है, तो आपको वायर का लेंथ भी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये वायर का लेंथ मैं ले लेता हूं कितना, एल। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें हो रही है। अच्छा, तो ये तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मिले। टोटल चार्ज कैसे मिलेगा आपको, टोटल चार्ज क्यू है ना आपका, स्मॉल क्यू टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, जितने चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, नंबर ऑफ, अभी लिखना नहीं है ये सब आपको, मैं अभी आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर आप लिखते भी हो, देखो अगर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप लिखना चाहते हो तो एक तरफ से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नोट्स के तौर पर मत लिखना। नोट्स के तौर पर जो मैं आपको यहाँ पर फिर लिखवाऊंगा ना वो लिखना है, क्लियर है। ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो, क्योंकि दोबारा आप कभी रिवाइज करने बैठो तो ये देख के आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आपने इसी तरह से समझा हुआ है ना, तो ये चीज़ आपको तुरंत कैच करवाएगी, ठीक है सब चीज़ें। ओके, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज ऑन वन कैरियर, यही होगा। टोटल चार्ज चाहिए ना आपको, तो एक चार्ज का कितना कैरियर है, और सॉरी एक कैरियर पर कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये एन है ना आपका, तो इसको मैं लिख दूं स्मॉल एन ए एल, और एक चार्ज कैरियर जो है उसका कितना चार्ज है, तो यार इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ही तो होगा, तो ई लिख दूं क्या, एक चार्ज, ठीक है। एक चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज है, स्मॉल ई। अपन क्यू भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में क्यू करके लिखा हुआ है, ठीक है, पर मैं ई क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में ई के हिसाब से पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, फाइन ना, चलेगा ना। क्यू भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो कंसिडरेशन ले रहा हूँ, मैं ई को इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहा हूँ कि प्रोटॉन का चार्ज ले रहा हूँ, मैं प्रोटॉन का चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे यार करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, यार जो लोग रेगुलरली इस चैनल के वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने बताया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करंट समझना चाहते हो तो आप मान लो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और सेम चीज को आप प्रोटॉन के टर्म से भी समझ सकते हो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो वैसा भी करंट समझ सकते हो, है ना। तो आपका करंट अगर इस तरफ है तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं, अपन ऐसा समझ सकते हैं, या अपन ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं करंट के अपोजिट, ठीक है। कुछ भी समझ सकते हैं, मेन मतलब क्या है अपने को, चार्ज से, ठीक है। ये आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, है ना, क्यू मिल गया आपको। तो क्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, देखो स्मॉल एन चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए, ई चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए था, बी चाहिए था, और बी के लिए वी डी चाहिए था, राइट। तो इतनी सारी चीजें आपको एजम्पशन में लिखनी पड़ेंगी, क्लियर है, पक्का। तो यहाँ साइड में लिख दूं सॉरी, यहाँ साइड में लिख देते कि अपन को क्या क्या एजम्प करना है, नहीं तो फिर भूल ना जाए अपन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो गई कि क्या क्या एजम्पशन में लिखना है। अब अपन नोट्स के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। आई भी लिख ही लेना, करंट, ठीक है। कंसीडर अ कंडक्टर सच दैट ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर क्या है, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, चार्ज कैरियर्स, हम प्रोटॉन्स के टर्म से भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है हमारा और क्या है, वी डी और बी। वी डी क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड,
और उसका डायरेक्शन भी ले लिया हमने, एंटरिंग द प्लेन। और आई भी लिख लो, करंट इन द कंडक्टर मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको एज्यूम करनी है। इसके बाद अपन अब आगे का स्टेप लिखते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, पॉज करके फटाक से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब बारी है, करना क्या था वैसे अपन को, लॉरेंस फोर्स लगाना था ना, है ना, मतलब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगाना था। तो द फोर्स एक्टिंग on wire equals to the force acting on the net force, the net force acting on all the charge carriers together। ठीक है, सारे चार्ज कैरियर्स पर टुगेदर, पूरा ओवरऑल मिलाकर कितना फोर्स लग रहा है, वही आपका वायर का फोर्स। ओके, तो F इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, टोटल चार्ज इनटू क्या आएगा, VD क्रॉस B। ये होगा Q VD क्रॉस B, बताया था मैंने आपको। तो Q की जगह आपने क्या लिखा है, टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज आपको कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n इनटू एरिया इनटू लेंथ, तो क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट के क्या मिला, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि टोटल चार्ज कैरियर्स, इससे पूरे रीजन में कितने चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हुए, और एक चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज लिया है आपने, स्मॉल ई, तो ये मिल गया आपको टोटल चार्ज। ठीक है, और ये लिखेंगे अपन फिर VD क्रॉस B। ठीक है, पक्का, ओके ग्रेट। अब क्या करेंगे अपन, अच्छा ये मैग्नेटिक सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो ऐसे ही लिखेंगे अपन। मैंने बताया था E1, याद है, एक मिनट, ये स्पॉट पे तो नहीं आ रहा, देख ले, हाँ बच गया है। याद है कि ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का, कि अपने आप को, खुद को, आई को कैप्टन अमेरिका समझो। इवान, जो रियल नेम क्या है, इवान, क्रिस इवान से है ना, तो EVAN है ना, तो वही है कैप्टन अमेरिका, यानी कि मैं। ठीक है, तो आई इज इवान। तो देख रहे हो वो चीजें हैं क्या यहाँ पर, E है क्या यहाँ पर, ओके है, VD भी है, बिल्कुल है, A भी है, N भी है। तो एक देखो ये कौन कौन सी चीजें हैं आपकी यहाँ पे, एक N, एक A, एक E और एक ये VD। इन सब को मिलाकर आप I लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। ठीक है, इन चारों को अपन लिख देंगे I। लेकिन एक तकलीफ है लिखने में बच्चों, क्या तकलीफ है, कि देखो यहां पर ये VD B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में था। ठीक है, VD जो है B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में था, आपने VD को ऐसे ही उठा लिया। अगर यहां पर VD B साइन थीटा होता, अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता तो डायरेक्टली हटा लेते, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये यहां पर वेक्टर फॉर्म में था, क्रॉस प्रोडक्ट में था, तो आप डायरेक्टली इसको कैसे हटा सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन आपको उसके बदले में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक ऐसा वेक्टर लाना पड़ेगा, ऐसा वेक्टर लाना पड़ेगा जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो। समझ में आया। अगर आपके दो वेक्टर्स हैं, A बार क्रॉस B बार, ठीक है, ये वाला B मत समझ लो, ये एक अलग से B है। ठीक है, A बार क्रॉस B बार दो वेक्टर्स हैं। अगर आप ये वेक्टर यहां से हटाते हो, ठीक है, तो आप इसको किसी में ऐड कर रहे हो ना, मतलब इसको किसी के साथ मर्ज करके एक नया वेक्टर ले रहे हो, सपोज C। तो वो C अगर इसी के डायरेक्शन में है तो आप यहां पर C बार क्रॉस B बार लिख सकते हो, और ये A बार को हटाकर C में मर्ज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये आप यहां से हटाकर, ठीक है, इसको किसी में मर्ज कर रहे हो, किसी दो तीन क्वांटिटी के साथ मर्ज करके एक नई क्वांटिटी बना रहे हो। सपोज इसको मैंने मर्ज करके जो नई क्वांटिटी बनाई वो C बार बन रही है। ठीक है, तो वो वेक्टर अगर इसके डायरेक्शन में हुआ तो ही आप इसकी जगह पर ऐसा C बार लिख सकते हो। क्लियर है, पक्का, ओके।
तो यहां पर मैंने इसको पूरे को मर्ज करके क्या बनाया, करंट बनाया, बट करंट वेक्टर तो है नहीं, करंट तो स्केलर है, तो करंट के ऊपर तो मैं वेक्टर लगाऊंगा नहीं। तो उसके अलावा यहां कुछ बच रहा है, देख रहे हो एल बच रहा है, तो मैं एल पर वेक्टर लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये आई एल मिलाकर एक एलिमेंट बनेगा। याद है अपन ने बियो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, बियो-सेवर्ट लॉ में कहा गया है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा है, या आप इसको लिखते हो क्या, म्यू नॉट आई 4 पाई अपॉन आर क्यूब आई डी एल बार क्रॉस आर बार, याद है ना। तो ये जो आई डी एल एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, करंट और डी एल का मल्टीप्लीकेशन है ना, और वेक्टर किस पे लगाते हैं अपन, डी एल पे, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं है, राइट। अच्छा, इस आई डी एल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन करंट वाला होता है ना। भले करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन इस वेक्टर का, इस पूरे को जो मर्ज करके हमने वेक्टर बनाया हुआ है, इसका डायरेक्शन तो करंट वाला डायरेक्शन होता है। ये चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो वही देख रहे हो आप, ये आई एल एलिमेंट जैसा ही तो बन गया है ना। तो आपने वेक्टर किसके ऊपर लगाया, एल के ऊपर, जैसे डीएल के ऊपर लगाया था। एल लेंथ है ना, ये अपना वेक्टर होता है, क्लियर है। तो आपका एफ बार आ गया आई एल बार क्रॉस बी बार। तो ये है फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। पक्का गई बात दिमाग में, है ना। अच्छा, तो अब बच्चों मैंने जैसा आपको बताया था कि आप पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से समझो, ये मोशन पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से कंसिडर करके ये फॉर्मूला बनाओ, या आप नेगेटिव चार्ज के हिसाब से कंसिडर करके ये फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। ये जो ई ले रहे हो, अगर मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से लेता तो मैं माइनस लगाता यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर माइनस लगाता। लेकिन जब यहाँ से ये स्टेप लिखता ना, तो फिर से यही आता, यहाँ माइनस नहीं आता। अगर आप माइनस ई लेके करते ना, तो भी लास्ट में आप यही फॉर्मूला लिखते। क्यों? क्योंकि देखो, आप इन सबको हटाकर रिप्लेस किससे कर रहे हो, करंट और एल से रिप्लेस कर रहे हो। तो यहां जो डायरेक्शन डालोगे आप करंट का ही डालोगे, है ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो आपने यहां पर शुरू से पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था, तो चुपचाप हटा के आपने आई लिख दिया। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज के हिसाब से कंसीडर करते, नेगेटिव चार्ज के हिसाब से कंसीडर करते, तो यहां तो माइनस रहता, लेकिन यहां में प्लस क्यों लिखता, क्योंकि करंट तो ऊपर ही रहता ना भाई, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहे हैं, करंट तो आपका इसी तरफ रहता ना। तो आप भले यहां पर यहां तक माइनस लाते, लेकिन फाइनली यहां पर आप आई लिखते तो पॉजिटिव में लिखते। क्लियर है? क्योंकि मैं यहां तो करंट डाल रहा हूं, और करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो वही ले लिया मैंने। क्लियर है? अच्छा, अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। यार देखो, राइट हैंड थंब रूल है जिंदाबाद। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई राइट हैंड थंब रूल से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बुक में दिया हुआ है और कई बार हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेसिकली इसके लिए ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है, बट मैंने पहले कह दिया इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इससे भी पता कर सकते हो। ये मैं फिर भी बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ना 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर चीज है, दोनों इस तरफ है, तो ये वाली चीज किस तरफ होगी। तो ठीक है यार, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से पता कर लो। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या याद रखना, एफ बी आई, एफ बी आई, पता चल रहा है ना। ओके, एफ इज फॉर फोर्स, बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज फॉर करंट। ओके, तब मैं यहां पर फोर्स का डायरेक्शन पता करता हूं इससे, ठीक है। ओके, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है ना, ये थर्ड फिंगर मेरा करंट का डायरेक्शन है। तो यहां पर करंट का ऊपर की तरफ है, तो इसको लगा दिया मैंने करंट की तरफ। ओके, पहले एक फिंगर को सेट करने का, सबको एक साथ नहीं कर सकते आप। तो करंट की तरफ मैंने इसको सेट कर दिया, फाइन। अब ये क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है क्या, नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर। तो दूसरी चीज क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ सेट करें अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो अंदर करके क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो मैं इधर आ जाता हूँ। अब सही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। तो देखो थंब कहां जा रहा है मेरा, यानी फोर्स कहां लगेगा इस वायर पे, इस तरफ। क्लियर है, इसमें फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा। ओके, क्लियर है, फाइन। यही करंट नीचे होता तो फोर्स इस तरफ लगता। क्लियर है। अब मैं यही चीज आपको राइट हैंड थंब रूल से समझाता हूं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से अगर अपन समझे तो क्या होगा, अपन को क्या करना है, करंट ये क्या है, आई एल क्रॉस बी ना, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो अपन को पता है आई एल से बी की तरफ थंब को मतलब फिंगर्स को घुमाएंगे अपन, ठीक है। तो ये रहा आई एल कहां है मेरा, ऊपर की तरफ है, आई एल ऊपर की तरफ है, बी कहां है, अंदर की तरफ है। ओके ग्रेट। तब अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड के कर्ल करेंगे। कहां से, पहले आई एल आ रहा है तो आई एल वाले से बी की तरफ, तो थंब आपको क्या देगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। तो फिर से लेफ्ट हैंड इधर लेफ्ट साइड ही आ रहा है ना। तो दोनों केस में आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है।
तो चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करो फ्लेमिंग का, चाहे राइट हैंड थंब रूल यूज करो, बात एक ही है, दोनों से आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यही अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं इसके, तो अपन लिख सकते हैं क्या, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे मिल जाएगा अपन को, क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा लगाते हैं अपन, व्हाट इज थीटा, ठीक है, इसको मैं मिटाऊं थोड़ा सा, यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड, आई बोलो या आई एलिमेंट बोल दो, ठीक है, आई एंड बी, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी आपको, जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, तब आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कितना होगा, आई एल बी होगा। और जब आपका थीटा 0 होगा तब आपका फोर्स कितना होगा, मिनिमम, यानी कि 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कहाँ पर होगा, मतलब आप करंट के डायरेक्शन में ले लो, अच्छा थीटा 0 हो चाहे पाई हो, दोनों हो, यानी कि 180 डिग्री हो, दोनों केस में 0 मिलेगा, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही लग रही है और करंट भी ऐसे ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, जब आई एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, थीटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा, तो आपका फोर्स 0 मिलेगा। और अगर परपेंडिकुलर है करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, उस केस में आपका फोर्स मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो ये तो एक ओवरऑल वायर की बात की ना मैंने बच्चों। अब कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पूरे वायर के एक छोटे से हिस्से की वजह से पूछेंगे, ठीक है, एक लंबा सा वायर है, मान लो, देख लो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक मान लो एक बड़ा सा वायर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया अपन ने, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर फोर्स का फॉर्मूला पूछा, सॉरी फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे, पूरा वायर लोगे? नहीं, आप ये छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ दिया रहेगा वो लेके यूज कर लोगे, ठीक है, पक्का। हो सकता है आपको फोर्स दे दिया जाए, करंट दे दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए, ठीक है, और एक लंबा सा वायर है, तो बोलेंगे कि ये जो फोर्स है वो कितने लेंथ के वायर की वजह से लग रहा है, तो वो लेंथ निकाल लोगे उस वायर के इतने हिस्से का, ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन करके आपको उनको लेंथ मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि ये तो एक स्ट्रेट वायर है ना, ठीक है, कई अगर अलग अलग शेप के वायर, टेढ़े मेढ़े शेप के ऐसे ऐसे वायर आए, तो आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स, ठीक है, इन सब की वजह से क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे, और उन सब का क्या कर दोगे, सम कर लोगे, है ना। तो आई एल, ठीक है, क्रॉस बी बार, ये ऐसे लिख दो सिंपली, हाँ सबके लिए ऐसे लिख देते हैं, आई एल क्रॉस बी बार, ठीक है, और एल को लिख देता हूँ मैं जे, ठीक है, और जे 1 से लेके n तक। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एलिमेंट लिया L1, तो उसकी वजह से आई L1 बी बार फोर्स का फॉर्मूला, फिर आपने एक लेंथ लिया L2, तो उसकी वजह से आई L2 बी बार, फिर एक L3 आई L3 बी बार, ठीक है, मतलब ऐसे रैंडमली कई शेप के ऐसे वायर्स है ना, तो इसको L1, इसको L2, इसको L3, इसको L4 अलग अलग शेप का ले रहे हो, मतलब अलग अलग लेंथ का ले रहे हो सबको, ठीक है, इसकी वजह से कैलकुलेट करो, तो आई L1 क्रॉस बी बार, फिर इसकी वजह से आई L2 क्रॉस बी बार, प्लस तीसरे की वजह से आई L3 क्रॉस बी बार। तो इन सबको समराइज करके ऐसे लिख दिया हमने, सिग्मा J1 to N आई LJ बार क्रॉस बी बार, ठीक है, J मतलब J की वैल्यू 1 से लेके N तक, तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 और ओवरऑल सम, ठीक है, ये तो पता होगा ना इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सारा टॉपिक आपको समझ में आया, मजा आया, जो भी हो जैसा भी लगा हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा करो वेट नेक्स्ट वीडियो के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।